अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अली एंड आई एम शाहीन। और आज हमारे साथ मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अब्बास। वो मौजूद हैं हमारे, बल्कि जो कॉमन दोस्त देख रहे होंगे, यस मी एंड अब्बास आर स्टिल इन टच बाय द वे। और अब्बास के साथ हम आज रिव्यू कर रहे हैं 1000 सीसी टोयोटा विट्स 2015 मॉडल का। तो व्यूज, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम आपको इनवाइट करेंगे, हमारी फेसबुक कम्युनिटी है जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसके अलावा प्लीज आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, उसका भी आपको लिंक इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। वी होप टू सी यू देयर, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स भी काफी ज्यादा होती हैं और इंटरेक्शन भी कार कम्युनिटी के डिफरेंट लोगों से, मेरे से, शाहील से आपका हो सकता है। सो वी होप टू सी यू देयर। मुझे तो खैर पता है कि ये गाड़ी आपने कब ली, किस तरह ली, कितनी चली ली, बट व्यूज के लिए बता दें कब ली आपने। हमने ली है जी 2018 में ये गाड़ी, और उस वक्त ये चली हुई थी कोई 6000 किलोमीटर्स ओनली। 6000। और आपने कितनी चला ली है अभी? अब ये 53,000 है। सो ये नहीं अबाउट कह, लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए अराउंड 50,000 के करीब आप इसको चला चुके हैं लेके। जी और गाड़ी आपने ऑक्शन शीट वेरीफाइड ली थी उस वक्त। बिल्कुल जी। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक ओवरऑल? जस्ट ओवरऑल, डिटेल में बाद में आते हैं। फ्रैंकली बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। अच्छा। मुझे लगता है इसके अंदर बहुत सारी फाइन डिटेल्स हैं जो आपको बाद में चलाने के बाद पता लगती हैं, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं दी हुई होती। अच्छा, तो चलें फीचर्स पे बाद में आते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि प्राइमरी डिसीजन विट्स लेने का क्या था, क्यों था? होता है ना, एक बंदा सोचता है यार अच्छा मैंने फलां गाड़ी लेनी है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आपको हैचबैक चाहिए थी, आपको क्या कोई बजट की रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने इस बजट में गाड़ी लेनी है, आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट का इशू था, क्या मेन रीजन क्या थी विट्स लेने की? सबसे बड़ी रीज़न तो इसकी शेप थी। जो बाकी सारी हैचबैक्स थी उनमें ये मसला था कि वो उनकी डिक्की इतनी स्पेशियस नहीं थी। इसकी पीछे से लुक भी बड़ी अच्छी थी, स्पाइडर शेप की। और आई थिंक कि जो करंट विट्स है उससे भी ये बेहतर है देखने में। पर्सनली मेरा भी वैसे यही ख्याल है। उसका जो फ्रंट एंड है ना, उसका इतना बड़ा मुंह है जो ब्लैक कलर का है, और क्रोम की उस पे आईब्रोज चल रही है, मुझे भी वो बिल्कुल नहीं पसंद वैसे। मेरा ख्याल है प्राइस जो उस जमाने में थी वो उसको हम डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि वो तो रेलेवेंट ही नहीं है। आज की डेट में ये जो 2015-2016 की जो ये वाली स्पाइडर शेप विट्स है, इसकी जो प्राइस है ये लगभग 20 लाख से लेके 22-23 लाख तक होनी चाहिए मेरा ख्याल है। मैं एक अपना सिर्फ आपको एक ब्रॉड आइडिया थ्रो कर रहा हूँ। ये प्राइस रेंज होगी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन इस गाड़ी की। 1000 सीसी विट्स है, इट्स नोन फॉर इट्स इकोनॉमिकल पार्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेशली फ्यूल एफिशिएंसी। आर यू सेटिस्फाइड? जी आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, क्योंकि ये लॉन्ग रूट के ऊपर तो अप टू 20 भी दे देती है। और लोकल पे? और लोकल पे डिपेंड करता है, अगर इशारे कम है, अगर इशारे हैं तो वो अराउंड कोई 14 कर लेती है। अगर इशारे कम है तो ये 16 एवरेज पे चलती है। बाय द वे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं पर्सनली अब्बास को जानता हूं। अब्बास का जो ड्राइविंग स्टाइल है दैट इज इट्स वेरी लाइट फुटेड। अब्बास का एग्रेसिव नहीं है ड्राइविंग स्टाइल बिल्कुल भी। सो आपके ड्राइविंग स्टाइल पे भी ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। JDM गाड़ियों में, जो जापानीज जितनी गाड़ी है, लोगों को एक कंप्लेंट है, एक इशू है बहुत बड़ा कि जी रोड क्लियरेंस इन गाड़ियों की कम होती है। यूजुअली ये जो हैचबैक्स या जापानीज सेडान्स जितनी भी हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ रोड क्लियरेंस इस गाड़ी के साथ? इनिशियली तो कोई इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जब भी कोई खड्डा आता था, स्पीड ब्रेकर आता था, उस पर लगती थी ये गाड़ी। अच्छा। तो फिर इसका 185 हमने टायर लगवाया। ठीक है। और उसके बाद से ज़्यादातर हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अगर हवा टायर में थोड़ी सी कम हो तो मुझे लगता है कि अब भी स्पीड ब्रेकर को हिट कर जाती है। वो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसका जो ओरिजिनल टायर साइज होता है, जो प्रोफाइल है, वो जहाँ तक मुझे नॉलेज है
वो 165/65 R14 होता है। अब्बास ने जो टायर साइज डाला है दैट इज 185/65। अब विड्थ के साथ साथ चूंकि एस्पेक्ट रेशो 65 है तो 185 का जो 65 रेशो है वो थोड़ा सा हाइट में हल्का सा आपको एडवांटेज दे जाता है। सो आई थिंक उसके बाद आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सच। लेकिन एक चीज मुझे लगती है, अब आई एम नॉट सो श्योर, वो ये है कि जब से हमने इसका टायर को वो कराया है, मुझे लगता है इसकी माइलेज में थोड़ा सा फर्क पड़ा। हाँ डेफिनेटली बिल्कुल पड़ा होगा थोड़ा सा। जब आपने प्रोफाइल चौड़ा किया है तो रोलिंग रेजिस्टेंस गाड़ी की बढ़ जाती है, बट ठीक है आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। पहले अगर जैसे ये लॉन्ग रूट पे 22 भी कर देती थी तो अब ये 20 से ऊपर नहीं जाती जब से ये टायर के बाद आए, स्पेशली फील। फिर भी 20 इज ऑल्सो वेरी गुड एवरेज। आई थिंक कंप्लेंट्स कोई होनी नहीं चाहिए उस मामले में। नहीं, नो कंप्लेंट्स है। कंफर्ट लेवल मुझे तो खैर पता ही है कैसा है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आपके पास बाय द वे मुझे पता है और गाड़ियां भी हैं, उनमें से कुछ एक तो बाय लोकल अब्बास के पास सिटी भी है, सो सिटी से कंपेयर करें इसको इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट लेवल। ऑनेस्टली मुझे ये गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है हमेशा, बिकॉज एक तो इसका ये है कि मुझे लगता है कि जो लेग रूम है इसके अंदर मुझे सिटी से ज़्यादा लगता है। फ्रंट पे बैठता हूँ मैं ज़्यादातर। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो एकदम से ऐसा लगता है खुला हुआ है ऊपर तक, एक फीलिंग ऐसी है। उसके अलावा जो इंटीरियर की क्वालिटी है ना, डैशबोर्ड्स की, प्लास्टिक्स की, डोर पैनल्स की, वो भी मेरी ओपिनियन तो यही है कि सिटी से डेफिनेटली बेहतर है। आपका चूंकि आपने दोनों रखी हुई हैं, दोनों कंपेयर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सिटी है उसकी प्राइस रेंज और इस वक्त अगर आप इवन लेटेस्ट फ्रेश इंपोर्ट विट्स भी लेते हैं, दोनों की प्राइस रेंज बहुत क्लोज है। इसके अंदर फीचर्स इतने ज्यादा इन्होंने दिए हुए थे। अच्छा, क्या क्या फीचर्स थे जो आपकी सिटी, मेरा ख्याल है लेटेस्ट जनरेशन नहीं है, इससे एक जनरेशन पिछली जो आपने कुछ अर्सा पहले ली थी, क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो उसमें नहीं है और इसमें है? इसमें जैसे इंटरैक्टेबल मिरर्स हैं, एक वो है कि जो आप स्पीड में ब्रेक लगाते हैं तो ये इमरजेंसी लाइट्स। अच्छा, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल हो गया, वो है इस गाड़ी में? हैजर्ड्स ऑन करती है इमरजेंसी ब्रेकिंग पे। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर सीट हाइट एडजस्टमेंट है, एयर बैग्स इसके अंदर आते हैं जो कि उसमें तो है ही नहीं मुझे। और मेरा ख्याल है आपकी गाड़ी में हेडलाइट एडजस्टमेंट का भी एक बटन। जी जी, इसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट्स भी हैं जो हेडलाइट ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा, एक चीज और है जो आप इतने इंथुजियास्टिक ड्राइवर नहीं है तो शायद आपने ना नोटिस की हो, या मे भी शायद की हो, अभी बताऊंगा तो याद आ जाएगी। आपकी सिटी में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है और इस गाड़ी में वो है। ये बटन है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल का, ये नीचे। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है अली, कि मुझे आज तक यही नहीं पता कि ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या। सो व्यूअर्स, आप में से भी शायद बहुत सौ को ना पता हो, बहुत सौ को पता होगा, इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है और सिटी में वो पिछले मॉडल में भी नहीं थी और अब वाला जो मॉडल आया बाय द वे वो उसके अंदर भी नहीं थी। सो आई थिंक सिटी से थोड़ा हट जाते हैं, हैचबैक्स की तरफ आ जाते हैं। इसके डायरेक्ट कंपटीशन में एक गाड़ी है टोयोटा की अपनी विद द सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस, टोयोटा पासो। आपका उसकी तरफ मूड नहीं गया था? आपको क्या शेप नहीं पसंद थी, आपने कंसिडर नहीं की? उसके अंदर बस एक तो ये था कि उसके जो गेयर वाला एरिया था वो इसका उसके साथ ही था। हाँ, ऊपर है उसका, एक ऊपर की तरफ था, वो जरा सा मुझे ऑफ लग रहा था, थोड़ा सा वो लग रही थी स्क्वीज्ड है। और उसका तीसरा मसला जो लोगों से मैंने सुना था, बल्कि एक्चुअली लोगों से क्या, मैंने आप ही से सुना था, वो था कि वो गाड़ी थोड़ी सी डोलती है जब हाई स्पीड्स पे जाती है, मोटरवे वगैरह। बिल्कुल, वो एक्चुअली अब्बास जो जिस वक्त ये गाड़ी आ रही थी 2014, 15, 16 वाला जो मॉडल था, पासो का जो मॉडल इसके कंपैरिजन में उस वक्त आ रहा था, उसकी गाड़ी की जो ओवरऑल बॉडी हाइट थी वो ज्यादा थी। अब वाला जो मॉडल जो लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है उसमें वो प्रॉब्लम उस तरह से नहीं है, कंपैरेटिवली उसमें वो प्रॉब्लम कम है। यू कैन से इट्स एट पार विद विट्स, बट यस यू आर राइट, उस वक्त वाली जो ऊंची पासो थी उसमें वो प्रॉब्लम बिल्कुल था। सो व्यूज, थोड़ी सी बात अब मेरा ख्याल है ड्राइव और एक्सेलरेशन की भी कर लेते हैं। इसमें जो ट्रांसमिशन है वो CVT है और एक्सेलरेशन आपने स्टार्ट में 0 to 100 देख ही लिया होगा, लेकिन अब्बास की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है कि डेली ड्राइविंग में आपको ये गाड़ी कभी फील तो नहीं हुआ कि अंडर पावर्ड है या लेट डाउन कर रही है या काश इसमें पावर थोड़ी ज्यादा होती? विद इन द सिटी तो मुझे ये कभी भी नहीं फील हुआ कि इसके अंदर पिक नहीं है। ये हमेशा लेट डाउन इस चीज में नहीं करती, लेकिन जब मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा था मोटरवे के ऊपर तो वहां मुझे ये फीलिंग आई कि ये 120 तक तो आराम से चली जाती है, 140 तक भी चली जाएगी, फिर लग रहा होता है कि इसमें बड़ा जोर लग रहा है, फोर्स्ड जैसे आप इसको भगा रहे हैं।
वो ऑफ कोर्स 1000 सीसी गाड़ी से इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखना मेरा ख्याल है ज्यादती है। ये मेंट है ही नहीं हाई स्पीड्स और हाईवेज और उस तरह के कामों के लिए। 120 तक स्पीड लिमिट में आप चला रहे हैं तो ठीक है, 140 पे वैसे जाना क्यों है आपने? सर सिंस अब अली ड्राइविंग सीट पे हैं तो आपको भी पता है कि हम लोगों ने इससे पहले टोयोटा पासो का भी रिव्यू किया था, और जो लोकल में हमारे पास सुजुकी कल्टस और किया की पिकांटो है वो भी 1000 सीसी में हम रिव्यू कर चुके हैं। तो अली क्या डिफरेंसेस फील कर रहे हैं? जितनी गाड़ियां अभी तक हमने रिव्यू की हैं उनके अंदर से लोकल और इम्पोर्टेड मिला के 500 इज अ गुड ऑप्शन। उस गाड़ी की ड्राइव भी ठीक थी। जो लोकल PKDM गाड़ी हैं उनके अंदर पिकांटो वॉज दी ओनली कार वर्थ कंसिडरिंग। मुझे कल्टस बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि उस गाड़ी की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा, आपको लगता है आप किसी डाउनग्रेडेड और इंफीरियर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। बट आउट ऑफ ऑल दीज कार्स जो एस्थेटिक्स वाला पॉइंट है वो मेरा ख्याल है इस विट्स को जाता है। केबन स्पेस जो है वो टाई कर सकते हैं आप 500 और विट्स को। 500 का एक अपना चार्म है, उसकी सीट्स, उसकी केबन जिस तरह की है। विट्स का ये है कि विट्स में ना थोड़ी सी आपको एक जैसे हॉट हैचबैक वाली फील है ना, विट्स में आपको वो मिलती है। बल्कि विट्स का तो एक वो GR वेरिएंट भी अब आता है, और वो एग्जैक्टली जो आपने बात की हॉट हैच की, वो उसी की वजह से लॉन्च हुआ है ग्लोबली। लेकिन ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से आई डोंट थिंक कि वो कोई इतनी कोई इकोनॉमिकल गाड़ी होगी। बास वाज टेलिंग मी कि यार इस गाड़ी की जो इवन AC की कूलिंग है दैट इज फार बेटर देन ऑल अदर PKDM कार्स दैट ही हैज राइट नाउ। और आई टोटली एग्री, वाकई इस गाड़ी की एसी कूलिंग जितने भी और लोगों के पास है विट्स वो फैन है इसकी AC की कूलिंग के। गाड़ी की जो इंजन नॉइज है वो गाड़ी के अंदर बिल्कुल फील होती है। ऑफ कोर्स एक 1000 सीसी 3 सिलेंडर इंजन है, सो वो इंजन नॉइज आपको थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खैर अब इस पे आई थिंक हमें अब जाना चाहिए टुवर्ड्स द कैबिन इंसुलेशन, ताकि हम एक प्रॉपर कंपैरिजन कर सकें इस गाड़ी का विद द रेस्ट ऑफ द कार्स जो अभी तक हमने रिव्यू की हैं। हाँ बिल्कुल, हम सेम वही फॉर्मेट यूज करेंगे। एग्जैक्टली फोन भी वही होगा, ऐप की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। पिछले रिव्यू में भी शाहिल ने बताया था कि हम सारी जो कंपैरिजन्स हैं वो एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर करते हैं। सो मेरा ख्याल है लेट्स रोल फॉर दैट फ्रीक्वेंसी एंड इंसुलेशन टेस्ट। एक और चीज़ जो लोगों के माइंड में होती है वो ये कि इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है और जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो पाकिस्तान में कैसी है। तो जो मेंटेनेंस है वो तो ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर इंपोर्टेड कार, जैसी गाड़ी पाकिस्तान में आती है जापान से, तो सबसे पहले हम रेकमेंड करते हैं कि आप उस गाड़ी के तमाम फ्लूइड्स को चेंज कराएं। जैसे कि इसका गियर ऑयल हो गया, ऑब्वियसली ऑयल भी आप इसका चेंज करेंगे, और सारी जो भी फ्लूइड्स हैं उन्हें आप एक बार ड्रेन करके दोबारा आप नए फ्लूइड्स उसमें डालेंगे। फिर इसकी जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है उसके बारे में क्या ख्याल है? शायद स्पेयर पार्ट्स तो इसके इतने इजीली अवेलेबल हैं बिकॉज देखो विट्स जो बैज है ये पाकिस्तान में बहुत हिट है और बहुत फेमस है। ये बैज और हैचबैक्स में इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ प्रीमियम एंड कॉमन नेम। अबाउट 20 साल तो हो ही गए हैं लगभग विट्स को पाकिस्तान में आते हुए। इसके स्पेयर पार्ट्स ऑफ कोर्स डीलरशिप से तो नहीं मिलते टोयोटा की, बट हर जगह से अवेलेबल है। इसके मेंटेनेंस पार्ट्स, पहली बात तो ये कि विट्स में मुझे बहुत कम सुनने में मिला है कि किसी को कोई मेंटेनेंस का काम उस तरह से कराना पड़े जैसे बाकी गाड़ी में होता है जी। ऑल्टरनेटर का मसला आ गया, AC का मसला आ गया, या कोई ऐसा इशू आ गया। ऐसे इशूज इसके अंदर नहीं है। पुरानी जनरेशन की विट्स में इंजन के प्रॉब्लम्स थे, लोगों को चेंज कराने पड़ गए, बट उसके बाद इतनी इंप्रूवमेंट हुई है कि मैंने नहीं सुना कि किसी को रेगुलर मेंटेनेंस है जो आपकी ऑयल चेंजेस, फिल्टर्स, ब्रेक पैड्स या बैटरी चेंज करवानी है, उसके अलावा कोई इन गाड़ियों में फॉल्ट वैसे आते नहीं होते। और इवन जो वो भी चेंज करवाने आई थिंक कि जो आपके लोकल मैकेनिक्स हैं उनके पास भी अवेलेबल होंगे। अगर आप टोयोटा के पास जाते हैं जो इनकी ऑथराइज डीलरशिप्स हैं, पार्ट्स आप खुद अगर सोर्स कर सकते हैं तो वो भी आपको इसकी सर्विस कर देंगे। सो व्यूअर्स, आप POV ड्राइव पे चलते हैं। ये जो गाड़ी है इसमें पुश स्टार्ट की ऑप्शन नहीं है। जो की है वो एक स्टैंडर्ड की है जिसपे लॉक और अनलॉक का बटन है। इस गाड़ी में RPM भी नहीं है। वो अगेन डिपेंडिंग ऑन आप पैकेज कौन सा लेते हैं, कुछ गाड़ियों में होता है, कुछ गाड़ियों में नहीं होता। अच्छा, अब बात करते हैं जी विजिबिलिटी की। गाड़ी की फ्रंट विजिबिलिटी जो सी है वो काफ़ी अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉर्नर विजिबिलिटी है एंगल के ऊपर
वो साइड से ठीक है, लेकिन सर्टेन एंगल्स के ऊपर एक थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट मुझे फील हो रहा है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है वैसे। और जो साइड वाली विजिबिलिटी है वो भी बड़ी अच्छी, लेकिन उसमें नीचे पिलर बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है आगे से जाके, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आप मे बी पार्क करते हुए आपको कोई कर्ब स्टोन या कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आए जो कि गाड़ी में नीचे के लेवल पे हो। जो रेयर विजिबिलिटी गाड़ी की है वो भी हेडरेस्ट के बावजूद मैं यही कहूँगा कि मुनासिब है, बहुत बुरी नहीं है। हैचबैक की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है ना वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस मुझे तो मुनासिब लगा है, शहर की ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है गाड़ी, ईजी टू मैनूवर है। अच्छा जी, फॉर द रिकॉर्ड मैंने पहले भी एक रिव्यू में मेंशन किया था, मैं दोबारा मेंशन कर देता हूँ आपकी रेलेवेंस के लिए और एक कंपैरिजन के लिए। माय हाइट इज़ अराउंड 5'11" और शाहील की हाइट भी मोर और लेस इतनी ही है। और पीछे आके शाहील, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, मैं सीट काफ़ी पीछे करके चलाता हूँ, काफ़ी ऊपर से लो भी करके चलाता हूँ। ठीक है, एक हैचबैक के हिसाब से मुझे तो इसका जो लेग रूम है वो मुनासिब लग रहा है। सपोर्ट भी इस गाड़ी की अगर आप याद करो कल्टस और पिकांटो को, तो उसके मुकाबले में सीट की सपोर्ट, सीट की जो सॉफ्टनेस है, पैडिंग है, काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल जो हेडरूम है वो भी मुनासिब है, कोई मुझे ऐसे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा। एक चीज़ जो मिसिंग है वो आपको ये ज़रूर दिखानी चाहिए, ये सिर्फ आपके पास फ्रंट पैसेंजर पे ग्रैब हैंडल मौजूद है, ना ही रेयर पैसेंजर के पास है और ना ही आपके ड्राइवर के पास है। पीछे आर्मरेस्ट नहीं है सीट के ऊपर। एक डिफरेंस और है कि अगर आप अगली सीट्स देखें तो उसके अंदर दरवाज़ों के ऊपर एक फैब्रिक पैडिंग चल रही है जो कि आपकी फ्रंट सीट्स जो सी हैं इसके टेक्सचर के साथ मैच कर रही है, पिछली सीट के टेक्सचर के साथ भी मैच कर रही है। वो चीज़ पिछले दरवाजे में नहीं है, ब्लैंक छोड़ा गया प्लास्टिक को। सेकेंडली सिल्वर डोर ट्रिम्स हैं आगे पावर विंडोज़ की, और यहाँ पे पीछे ये ब्लैक हैं। और एक और चीज़ जो मिसिंग है वो ये कि दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे आपको कोई पॉकेट प्रोवाइड नहीं की गई, तो आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर नहीं कर सकते। रेयर पैसेंजर के लिए तो बहुत ही बेसिक गाड़ी है, बस ज़्यादा टाइम अगर आप एज ड्राइवर गुजारते हैं या अगर आप आगे बैठेंगे तभी ये गाड़ी ज़्यादा सूटेबल। ये गाड़ी शाहिल आइडियली वैसे मैं कहूँगा कि फ्रंट 2 पैसेंजर्स के लिए या अकेले किसी को डेली ड्राइविंग के लिए अगर एक इकॉनमी बेस्ड गाड़ी चाहिए तो उसके लिए गाड़ी अच्छी है। अच्छा, अब हम इसकी ट्रंक स्पेस देखते हैं, और मुझे इसकी ट्रंक स्पेस बड़ी अच्छी लग रही है। इसकी जो डेप्थ है ना वो पिकांटो, कल्टस और इवन मेरा ख्याल है पासो से भी आप कंपेयर करो तो इसकी डेप्थ मुझे ज़्यादा लग रही है ट्रंक की। गाड़ी के अंदर नीचे स्पेयर व्हील भी है, और इसकी जो सीट है वो भी यूटिलिटी जो हैचबैक की होती है हर हैचबैक की तरह फोल्ड हो जाती है, लेकिन इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड हैं, ये डबल फोल्ड नहीं होती जैसे मैजिक सीट्स होती हैं। ये मैजिक सीट नहीं है, सो ये हम्प यहाँ पे है, सो फ्लैट फ्लोर नहीं मिलता आपको इसमें अनलेस आप सीट रिमूव करें। सो व्यूअर्स, सिंस अब हमने इस गाड़ी को बहुत ही डिटेल में रिव्यू किया है तो अब हम बात करेंगे अपने फाइनल वर्डिक्ट की। तो अली आप बताएं, क्या ये गाड़ी आप खरीदेंगे? शाहिल, मैं डेफिनेटली ये गाड़ी खरीदूंगा। आउट ऑफ ऑल द हैचबैक्स ये गाड़ी इट्स फॉर मी इट्स ऑन टॉप ऑफ द रैंकिंग्स। अगर मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा तो लोकल में जो ऑप्शन मेरे पास सिर्फ कंसिडरेबल बचती है वो किया पिकांटो बचती है, और किया पिकांटो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मैंने सुना था कि अभी फॉर द टाइमिंग वो अवेलेबल नहीं है, और उस पर जो अवेलेबल हैं भी थोड़े बहुत यूनिट्स प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा है। कल्टस जो सी है वो भी ऑन रोड 25 लाख की पड़ती है। अगर आप बुक कराते हैं 6 महीने वेट करते हैं, 3 महीने से 6 महीने कोई भी उसका वेटिंग टाइम हो सकता है। अगर आपको गाड़ी इमीडिएटली चाहिए तो प्रीमियम आपने पे करना है, जो कि एक मैल प्रैक्टिस हमारी मार्केट में चल रही है। सो मेरा ख्याल है इट्स अ नो ब्रेनर, आपको विट्स डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मैं भी बड़ा कंफ्यूज था, मैंने सोचा इस बारे में, और जो गाड़ियों की अब कीमतें हो चुकी हुई हैं, पहली चीज़ तो अपने व्यूअर्स को हमें ये बतानी चाहिए कि हम जिस गाड़ी का रिव्यू करें ये अब आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते क्योंकि 5 साल से पुरानी है। तो इसी का अगर आप एक थोड़ा सा नया मॉडल इंपोर्ट करवाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी शेप भी थोड़ी सी डिफरेंट है। फीचर्स, कैबिन स्पेस और क्वालिटी को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसकी वर्थ बनती है, क्योंकि देखें हमने जैसे बात की कि 25 लाख की तो अब कल्टस है, 27 लाख की अगर आपको विट्स मिलती है तो दैट मेक्स मोर सेंस। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा टोयोटा विट्ज स्पाइडर शेप 2015 का डिटेल रिव्यू, और इसमें हमने आपकी ऑनर के साथ भी डिस्कशन करवाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।